अच्छे से समझें कि क्या है क्या नहीं है। एक एक स्टूडेंट का अटेंशन चाहिए होगा मुझे, और बिना आपके अटेंशन के आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पार्टिसिपल। ओके, सो पार्टिसिपल को समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको नॉन फिनाइट भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज नॉन फाइनाइट या नॉन फिनाइट वर्ब्स, और ये किस तरीके से आपकी वर्क करती है, इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया ना नॉन फाइनाइट या नॉन फिनाइट वर्ब्स, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। एक मिलेंगे पार्टिसिपल, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको जीरंड, और तीसरा मिलेगा टू इन्फिनेटिव। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये 3 इसके टाइप होते हैं नॉन फिनाइट वर्ब के। अब पहले तो क्वेश्चन उठता है सर व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो आइए आपको सबसे पहले ये समझा देता हूं, मैं यहीं पर समझा देता हूं। देखो, जब आप कहते हो आई एम गोइंग, क्या कहते हो, आई एम गोइंग, तो यहां पर आप देखो, या आपने कहा मैं जाता हूं, आई गो, पास्ट में क्या बनेगा, आई वेंट। तो यहां पर टेंस चेंज होने से गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। तो ये वर्ब हो गई फिनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई, फिनाइट वर्ब। दूसरा देखना, आई वॉन्ट टू गो, और पास्ट में क्या बनता है, आई वॉन्टेड टू गो। तो यहां पर ये जो गो आ रहा है, प्रेजेंट में भी गो है, पास्ट में भी गो है, तो ये जो गो यहां पर है, दिस इज एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया बताइए कि यहां पर गो जो है फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहां पर गो जो है नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब टेंस का उस पर कोई असर नहीं पड़े, अगर आपने उसको प्रेजेंट से पास्ट में किया तो भी वो वही रहे, अगर पास्ट से उसको फ्यूचर में बदलना है तो भी वो वही रहे, तो उस वर्ब को कहा जाता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले तो ये आप समझें। जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात आती है तो वो उसमें 3 तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स को इंग्लिश में यूज किया जाता है। पहला तरीका होता है पार्टिसिपल, ठीक है, दूसरा तरीका होता है जीरंड, और तीसरा तरीका होता है टू इन्फिनेटिव। तो ये 3 तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये 3 तरीके जो है इनमें क्या क्या कैटेगरीज है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आपकी वर्ब जो है, ध्यान दीजिएगा सभी, बहुत अच्छे से ध्यान देना, सबको समझिए। जब आपकी वर्ब जो है एज एडजेक्टिव काम करे, क्या कहा मैंने, जब आपकी वर्ब जो है एज एडजेक्टिव काम करेगी तो वो पार्टिसिपल में काउंट होगी। जब आपकी वर्ब एज ए नाउन काम करेगी, यस, आप कहोगे सर वर्ब तो वर्ब होती है, नाउन के रूप में कैसे करेगी, देखो अभी करवाएंगे हम काम उससे। जब एज ए नाउन काम करेगी तो वो जीरंड रहेगी, और जब आपकी वर्ब के आगे टू लगकर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो वो आपका टू इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो क्या सीखा आपने, पहले तो ये बताओ। हमने ये सीखा कि सर पार्टिसिपल आप पढ़ा रहे थे, फिर आपने हमें बताया कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो आपने हमें फिनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस बताया। आपने बताया कि सेंटेंस में गो जो है फिनाइट वर्ब है क्योंकि पास्ट में करने पे वेंट हो गया, लेकिन आई वांट टू गो में ये जो गो है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यहां पर पास्ट में करने पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ फिनाइट वर्ब कौन सी है, वांट, क्योंकि देखो वांट का पास्ट क्या हो गया, वांटेड। तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए वो फाइनाइट, जो नहीं बदले वो नॉन फाइनाइट। तो यहां पर गो फिनाइट है, यहां पर गो नॉन फाइनाइट। दिस इज द एक्चुअली डिफरेंस। अब हम देखने वाले हैं पार्टिसिपल को, जीरंड को, टू इन्फिनेटिव को। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपल क्या है, तो पार्टिसिपल इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने प्रकार के, 3। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपकी होती है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जनरली माइंडसेट ये होता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है तो ये फ्यूचर होगा, नहीं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो आइए आपको पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले
प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये इसको कुछ ज्यादा स्पेस दे दिया हमने। पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट में आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आप यहां देखें कि तीन चीज किस तरीके से आपकी वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, जैसे मैंने कहा गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, टॉकिंग, तो अब ये एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा। तो जब एडजेक्टिव के रूप में वर्क करेगा तो ऑब्वियसली इसके बाद में क्या आएगा? नाउन। गोइंग डेज, जाते हुए दिन। कमिंग इवेंट्स, आते हुए इवेंट्स, जो आते हुए इवेंट्स होते हैं। स्पीकिंग बॉय, बोलता हुआ लड़का। लर्निंग बॉय, सीखता हुआ लड़का। टॉकिंग बॉय, बात करता हुआ लड़का। आप देख सकते हैं इन सब में ये बॉय जो है, इवेंट्स जो है, डेज जो है, ये नाउन है। और नाउन के आगे जो लगे हुए हैं ये आपके वर्ब्स हैं जो कि एज ए एडजेक्टिव काम कर रहे हैं और ये मीनिंग दे रहे हैं हुआ का। जाता हुआ, जाते हुए दिन, गोइंग डेज। मैंने कहा जाते हुए दिनों को मत गिनो, डोंट काउंट गोइंग डेज। आने वाले इवेंट्स के बारे में सोचो, थिंक अबाउट कमिंग इवेंट्स, डोंट काउंट द गोइंग डेज, थिंक अबाउट द कमिंग इवेंट्स। तो कम इवेंट्स नहीं, कमिंग इवेंट्स। कमिंग इवेंट्स मतलब आने वाले इवेंट्स। तो यहां पर कमिंग वर्ब नहीं है, यहां पर कमिंग जो है आपका एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, दैट्स व्हाई। जैसे आपने कहा मेरे घर पर एक बोलने वाला तोता है, मतलब वो तोता कैसा है? बोलने वाला। तो कैसा? बोलने वाला। सो आई हैव अ स्पीकिंग पैरट एट माई होम। आई हैव अ स्पीकिंग पैरट, मतलब मेरे पास एक स्पीकिंग पैरट है एट माई होम, मेरे घर पर। ठीक है, दैट इज। तो जब आपकी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है तो वो हुआ का मीनिंग देता है। जैसे आपने कहा मैंने कल एक दौड़ता हुआ शेर देखा, तो आप क्या कहोगे? आई सॉ अ रनिंग लॉयन यस्टरडे। और रनिंग लॉयन मतलब क्या हो गया? दौड़ता हुआ शेर। आई सॉ अ रनिंग लॉयन यस्टरडे, मैंने कल एक दौड़ता हुआ शेर देखा। तो यहां पर देखो लॉयन के आगे रनिंग लगा है जो लॉयन की विशेषता बता रहा है। तो रनिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, राइट? सो दिस इज एक्चुअली द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप कहते हो कि मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, तो यहां पर आपका स्पीकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका जो स्पीकिंग है इट इज वर्किंग एज अ वर्ब, क्योंकि आप एक्शन को दिखा रहे हो कि मैं बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां ज्यादा दिमाग ना लगाए। अब यहां ध्यान दो, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। जब आपकी जो वर्ब है उसकी जो थर्ड फॉर्म है, कौन सी वाली फॉर्म? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करे। यहां पर क्या था? आईएनजी था, यहां पर थर्ड फॉर्म के रूप में काम करे। जैसे देखो मैंने कहा टूटा हुआ दरवाजा, ब्रोकन डोर। खोई हुई घड़ी, लॉस्ट वॉच। तो लूज खोना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? लॉस्ट। ब्रोकन ब्रेक तोड़ना होता है, ब्रोकन टूटा हुआ हो गया। ऐसे ही मैंने कहा फ्राइटन्ड, फ्राइट से बना है, फ्राइट एंड डर होता है, फ्राइटन डरना होता है और उससे फ्राइटन्ड डरा हुआ। तो आप देख सकते ब्रोकन, लॉस्ट, फ्राइटन्ड। ब्रोकन डोर का मतलब क्या होगा? टूटा हुआ दरवाजा। लॉस्ट वॉच का मतलब क्या होगा? खोई हुई घड़ी। फ्राइटन बॉय का मतलब होगा डरा हुआ लड़का। तो ये तीनों जो है आपकी वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, इसीलिए इसको कहा गया है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब आपकी वर्ब, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, जब आपकी जो वर्ब है वो एज एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में काम करे और वो थर्ड फॉर्म में आ रही हो तो उसे आप पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काउंट करते हैं। डेमो के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखें,
मैं एक डरे हुए लड़के से मिला। आई मीट अ फ्राइटेंड बॉय। नाउ यू कैन सी द वर्ड फ्राइटेंड ओवर हियर। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा दरवाजा टूटा हुआ था। When I reached there, I saw the door was broken. So now you can see I saw the door was broken. मैंने देखा दरवाजा टूटा हुआ था। तो here the word broken is actually the past participle. अब बहुत सारे लोग इसमें अकल ये लगाते हैं कि the door was broken. सर was के बाद verb की थर्ड फॉर्म आई, सर ये पैसिव वॉइस का होगा। नहीं, कभी कभी ज़्यादा खर्च नहीं करना है इसको, दिमाग को। चीज़ें सिंपल होती है, थिंग्स आर इजी, डोंट यूज इट मच। उसको ऐसे समझो कि द डोर वॉज ब्रोकन, दरवाजा टूटा हुआ था। ठीक है, द वॉच वॉज क्रैक्ड। क्रैक मतलब किसी में दरार आ जाती है, उसको कहते हैं। अब उसमें क्रैक में एडी कर दिया तो क्रैक्ड। द वॉल वॉज क्रैक्ड मतलब दीवार में क्या थी, दरार थी। दीवार जो है क्रैक्ड थी, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा आप अपना सेंस यूज करेंगे। तो ब्रोकन, लॉस्ट, क्रैक्ड, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, सो यू गाइस कैन से दैट इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल यू हैव टू यूज आईएनजी विद द वर्ब, बट द वर्ब विल वर्क एज एन एडजेक्टिव, बट इन द पास्ट पार्टिसिपल इट विल वर्क एज एन एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वी हैव परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आपके पास जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें आप हैविंग लगाते हैं और हैविंग के साथ आप V3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा खाना खाकर, तो आप कहेंगे इंग्लिश में हैविंग ईटन फूड। मैंने आराम किया, आई टुक रेस्ट। सो यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, हैविंग ईटन खाना खाकर, हैविंग टॉट पढ़ाकर, हैविंग गॉन देयर वहां जाकर, हैविंग कम हियर यहां आकर, हैविंग थॉट समथिंग कुछ नया सोचकर। सो दिस इज द वे टू आंसर कि अब आप देख सकते हैं कि हैविंग जो है दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। अब पार्टिसिपल समझ में आ जाता है तो जीरंड देखो किस तरीके से आपका यूज होता है। पार्टिसिपल समझना और उसके बाद फिर जीरंड समझना, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जीरंड किस तरीके से वर्क करता है वो देखो। जीरंड की जब बात आती है तो जीरंड में एक चीज अच्छे से याद रखना कि यहां पर आपका जो वर्ब है वो नाउन की तरह काम करेगा। जब आप कहते हो आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है, ठीक है। अब आपने कहा आई लाइक स्पीकिंग, मुझे बोलना पसंद है, तो मैंगो क्या है, नाउन। यहां स्पीकिंग भी क्या है, वर्ब नहीं है भैया, नाउन है। आप कहोगे सर ये तो वर्ब है ना, अरे भैया वर्ब नहीं है, ये स्पीकिंग यहां पर आपके नाउन के रूप में आ रहा है। मुझे क्या पसंद है, जो क्या से आंसर मिलता है वो हमेशा नाउन आता है। तो मुझे बोलना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। तो दौड़ना, लिखना, खाना, पीना, ये जो भी जिसमें ना आ रहा है ये वर्ब नहीं है, एक्चुअल में ये नाउन है जब ये आईएनजी के रूप में आ रहा है। जैसे मैंने कहा आई लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो मुझे बोलना और सुनना पसंद है। तो एक नाउन ये रहा आपका और एक नाउन आपका ये रहा। जब आप कहते हो बोलना आसान है, स्पीकिंग इज इजी, तो यहां पर स्पीकिंग आपका नाउन है, वर्ब नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है। तो ये जो स्पीकिंग नाउन की तरह काम कर रहा है इसे जिरंड कहते हैं। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं कहूं कि जब किसी वर्ब में आईएनजी लगकर वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पर आ रही है, तो वो एक्चुअल में वर्ब नहीं है, वो जिरंड है। लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट को हम लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि लाइक के बाद वर्ब में आईएनजी लगा दो, सामने वाला कौन जिरंड और कौन पार्टिसिपल इतना लोड ही नहीं ले। ठीक है, वो टॉपिक निकला है इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं बिल्कुल आपको कभी रिवील नहीं करता कि आई लाइक स्पीकिंग में जो स्पीकिंग है ये आपका एक्चुअल में वर्ब नहीं होता, ये जिरंड होता है। जिरंड को ज्यादा लोड ना ले। जिरंड मतलब जिसमें आईएनजी लग के आ रहा। अब आप कहोगे सर यहां स्पीकिंग है, अब जब आप कहोगे सर आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, क्या सर इसमें भी स्पीकिंग जो है वो आपका जिरंड है? नहीं। अब इसमें क्यों होगा भाई, आई एम स्पीकिंग, आप एक्शन को जो कर रहे हो वो मैनर में आप दिखा रहे हो, तो ये नहीं है। लेकिन जब आप कहोगे
आई नो स्पीकिंग, मैं बोलना जानता हूं या मुझे बोलते आता है। आई नो स्पीकिंग, तो मुझे क्या आता है? बोलते आता है। तो ये देखो, आई एम स्पीकिंग और आई नो स्पीकिंग में ये डिफरेंस है। आई एम स्पीकिंग में ये जो स्पीकिंग है ये वर्ब है, लेकिन आई नो स्पीकिंग में ये जो स्पीकिंग है नाउन है। इसका मतलब है आई एम स्पीकिंग में बोल रहा हूं, आई नो स्पीकिंग मुझे बोलते आता है, मुझे बोलना आता है या मैं बोलना जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं, बोलना स्पीकिंग, कुकिंग खाना पकाना, लिसनिंग सुनना, आई नो लिसनिंग, आई नो डांसिंग, आई नो टीचिंग, डोंट टीच मी, आई नो टीचिंग, मुझे मत पढ़ाओ मुझे पढ़ाने आता है, आई नो टीचिंग। तो आई नो टीचिंग, तो ये टीचिंग जो आपका आया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर आई नो टू टीच, क्या सर मैं टू लगा के? तो कुछ जगह पर जीरंड को आप टू इन्फिनिटिव में बदल सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बदल पाते। जैसे देखो, अब यह ध्यान देना, आई लाइक स्पीकिंग को आप ये भी लिख सकते हो, आई लाइक टू स्पीक। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, आपका जीरंड जो है टू लगाकर टू इन्फिनिटिव में बदल गया, जो कि नॉन फिनाइट वर्ब का दूसरा रूप है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो टू इन्फिनिटिव लिखा है, तो टू इन्फिनिटिव वर्ब ये नॉन फिनाइट वर्ब का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो आई लाइक स्पीकिंग इज इक्वल टू आई लाइक टू स्पीक। तो आई लाइक टू स्पीक आपका क्या है? टू इन्फिनिटिव है। नहीं समझे? तो इतना हम लोग स्टूडेंट को डीपली नहीं पढ़ाते, क्योंकि इसकी दो वजह है। नंबर वन, वी सिंपली हैव टू स्पीक एंड वी डोंट हैव टू लर्न these things because they are complicated and confusing. They are complicated and confusing. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक वर्ड मैंने अभी वर्ब यूज करी, confusing। तो confusing आपका क्या है? पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। They are confusing and complicated। तो confusing भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अब आप कहोगे सर confusing भी हो रहा है और confused भी हो रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉपिक कंफ्यूजिंग होता है और इंसान कंफ्यूज्ड होता है। जैसे मैंने कहा तुम बड़े कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हो यार, यू आर लुकिंग वेरी कंफ्यूज्ड, व्हाट हैपेंड? यू आर लुकिंग वेरी कंफ्यूजिंग नहीं, यू आर लुकिंग वेरी कंफ्यूज्ड। और आपने कहा सर ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, दिस टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग। ऐसे ही इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्टेड हूं इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इन लगता है इसके साथ, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज्ड में भी अंतर है, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में भी अंतर है। ये वही अंतर है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में है। क्या बोलती पब्लिक? अब आप लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं दैट यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वहां पर कौन सा पार्टिसिपल आपको लगाना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई डोंट नो विच ब्लैंक वॉच। अब वॉच क्या है यहां पर? सबसे पहले तो ये बताओ, वॉच क्या है? नाउन है। नाउन के आगे क्या लगेगा? एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव की तरह क्या काम कर रहा है आपका? कौन सा वर्ड इसमें जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? बताइए, कौन सा वर्ड इसमें एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है? एक ही वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉस्ट। ठीक है, तो लॉस्ट वॉच यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता कौन सी लॉस्ट वॉच के बारे में आप बात कर रहे हो, कौन सी खोई हुई घड़ी के बारे में आप बात कर रहे हो। Once the time is, it doesn't come back। एक बार समय चला जाता है, एक बार समय खो जाता है, एक बार समय हाथ से निकल जाता है, तो ये वापस नहीं आता। So once the time is lost, यहां पर lost आपका एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। lost time मतलब खोया हुआ समय, गया हुआ समय। once the time is gone भी हो सकता है, once the time is lost भी हो सकता है। तो जब आप बोलते हो ना टाइम इज गॉन, तो टाइम इज गॉन में यहां समय चला नहीं गया, यहां गॉन इज वर्किंग एज इन पास्ट पार्टिसिपल। जब आप बोलते हो आई एम डन, जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपका पेट भर गया, तो आपके बोलते हो आई एम डन। तो आई एम डन, यहां डन जो है इट इज पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब हो गया मेरा हो गया, किसी कार्य का फिनिश हुआ होना, दैट्स डन, डू डिड डन, ऐसे। नेक्स्ट, इस चीज को समझो, द मैच दे डिसाइडेड टू प्ले अगेन। तो भैया लॉस, लूजिंग, हैविंग लॉस्ट और लॉस्ट, तो सही जो है वो ये वाला आएगा कि मैच हारने के बाद या मैच हारकर, हैविंग लॉस्ट द मैच दे डिसाइडेड टू प्ले अगेन। मैच हारने के बाद या मैच हारकर उन्होंने फिर से खेलने का सोचा, डिसाइड किया। रवि फाउंड, रवि ने पाया,
अस हमें ब्लैंक इंग्लिश एंड अप्रिशिएटेड अस दैट वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। रवि ने हमें इंग्लिश बोलते हुए पाया और हमें अप्रिशिएट किया कि हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो रवि ने हमें कैसा पाया? इंग्लिश बोलते हुए पाया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द राइट आंसर, ना कि स्पोकन इंग्लिश। रवि फाउंड अस, स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगा, रवि फाउंड अस स्पीकिंग इंग्लिश। रवि ने हमें इंग्लिश बोलते हुए पाया, ठीक है। अगर स्पोकन इंग्लिश कर दोगे ना तो इसका मतलब ये होगा रवि ने हमको स्पोकन इंग्लिश समझ लिया, जो कि गलत है। नेक्स्ट, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हु वॉज द ब्लैंक बॉय, मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो लड़का कौन है। तो यहां बॉय की जगह आप देखो नाउन के एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। मुझे नहीं पता वो कौन है बोलने वाला लड़का। हु इज द स्पीकिंग बॉय, हु इज द स्पीकिंग बॉय, बोलने वाला लड़का, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका पार्टिसिपल था भाई, जिसको हमें समझना था।